पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसकी कुछ सच्चाई फैक्ट और फिगर के माध्यम से रखना चाहिए। राम मंदिर के संदर्भ में पूरा घटनाक्रम आप सभी लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्या जो ट्रस्ट का गठन हुआ वो धार्मिक ट्रस्ट है? तो ये सवाल हम लोगों के सामने आता है तो उसका उत्तर है ट्रस्ट में निपेंद्र जी क्या धार्मिक पृष्ठभूमि से है? धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं है। वो पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, सचिव क्या धार्मिक पृष्ठभूमि से है? नहीं। वो आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर में उस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष जो स्वयं संत है, पर क्या सिर्फ वो धार्मिक पृष्ठभूमि तक ही है? उसका उत्तर है स्वयं कोषाध्यक्ष जी ने आरएसएस की 3 वर्षीय जो प्रशिक्षण है वो लिया हुआ है। वो आरएसएस के प्रशिक्षित सदस्य। जब यह ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी की नियुक्ति इन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और आरएसएस द्वारा की गई है। वो देश अच्छी तरह से जानता है। जब यह ट्रस्ट बना गया उस वक्त ट्रस्ट में सरकार का कोई योगदान है? हाँ, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी अंश देकर, सबसे पहले अगर कोई अंश ट्रस्ट में गया वो सरकार का अंश, और देने वाला व्यक्ति कौन? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनसे ये ट्रस्ट का गठन हुआ। अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मंदिर का शिलान्यास किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो राम इस सृष्टि में हर जगह है, उन राम के संदर्भ में जो कृत्य किया वो भी सबने देखा कि अंगुली पकड़कर और मंदिर के अंदर विराजमान किया। क्योंकि राजनीतिक तौर के ऊपर अपने आप को उस मंदिर के मार्फत से वोट लेने की मंशा। मंदिर की व्यवस्था और मंदिर के आर्थिक तौर के ऊपर जिम्मेवारी जिन कोषाध्यक्ष जी की थी, स्वयं कोषाध्यक्ष ने स्वीकार किया कि मेरे पास समय की कमी या और दूसरे तर्क के आधार पर कि मैं रोजमर्रा मंदिर की आर्थिक गतिविधियों के में शामिल नहीं।
पूरा अयोध्या जानता है, पूरा देश और दुनिया जानती है कि मंदिर का संचालन कौन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त लोग कर रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि धार्मिक ट्रस्ट देश का कोई भी शंकराचार्य इस ट्रस्ट में शामिल है तो धार्मिक तौर के ऊपर हमारे शीर्ष व्यवस्था है, कोई भी अखाड़ा का प्रतिनिधि मंदिर के अंदर ट्रस्ट में है नहीं। जो धार्मिक व्यवस्थाएं है सनातन धर्म की, उन धार्मिक व्यवस्था के अंदर जो शीर्ष व्यवस्था उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं। मंदिर निर्माण की कहानी भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मंदिर निर्माण के संदर्भ में जब निर्णय लिया गया तो स्वयं एल&टी ने आगे आकर देश और दुनिया को बताया और राम भक्तों को बताया कि वो 1 रुपए में इसका निर्माण करेंगे। उसके बावजूद 2100 करोड़ रुपए का व्यय क्यों किया गया? क्या ये देश सवाल नहीं पूछे? मेरे स्वयं के राज्य से आने वाले दिलीप सिंह राठौड़ ने आगे बढ़कर यह आग्रह किया कि मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगेगा वो मैं फ्री में देना चाहता हूं चढ़ावा के तौर पर। वो पत्थर उनसे नहीं लिया गया। बाजार भाव से ज्यादा 500 रुपए स्क्वायर फीट में वो पत्थर खरीद के पीछे ट्रस्ट की क्या मंशा? जब सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट, सरकार की राशि द्वारा शुरू किया हुआ ट्रस्ट आरटीआई में कानूनन तौर के ऊपर आता है तो आरटीआई से बाहर निकालना नरेंद्र मोदी जी आपकी क्या मंशा थी? आरएसएस आपकी क्या मंशा थी? देश जानना चाहता है। जो राम में आस्था रखने वाले और देश में प्रत्येक नागरिक क्या अधिकार नहीं रखते हैं कि जो चढ़ावा लोगों ने वहां समर्पित किया है उसका लेखा जोखा, प्रशासनिक लेखा जोखा कोई भी व्यक्ति मंदिर निर्माण के बाद में कोई भी मंदिर का हजारों साल का इतिहास देख, चाहे वो शिलान्यास हो चाहे मंदिर का उद्घाटन हो, उसमें हम लोग अपने साधु संतों को बुलाकर उनकी उपस्थिति के अंदर पूरा कार्यक्रम करवाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर फायदा उठाने के मंशा से हमारे सनातन परंपरा को रौंदा गया। अपूर्ण मंदिर सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो समय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, वो समय क्यों चुना गया? क्या यह आशंका नहीं कि चुनाव आने वाले हमारे सनातन धर्म के जो अग्रणीय साधु संत है, क्या उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने चाहिए? या नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के प्रमुख की महिमा मंडल और इस मंदिर के संदर्भ में राजनीतिक फायदे के लिए आयोजन होने चाहिए? 8,000 अतिथि
8,000 अतिथि उद्घाटन के आयोजन में ये सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना क्या उचित था या नहीं था, ये देश जानना चाहता है। मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु जो चढ़ावा, संध्या और चढ़ावे में भी अंतर होती है, तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चंदा आर्थिक तौर के ऊपर सहयोग करना और चढ़ावा कुछ आर्थिक तौर पर जो दिया जाता है उसके पीछे अपनी भावना। तो चढ़ावा करोड़ों लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ाया। तो चढ़ावा का हिसाब किताब क्या देश नहीं मान सकता? कुंभ के मेले के वक्त खुद स्वयं ट्रस्ट ने बताया कि 11 माह में 16 करोड़ श्रद्धालु आए। गरीब से गरीब श्रद्धालु भी जो कुछ भी अपने पास है वो भावना और आर्थिक तौर के ऊपर सहयोग करने की मंशा है। और जब आंकड़ा ट्रस्ट ने बताया तो वो आंकड़ा कितना था? 84 करोड़। औसतन एक श्रद्धालु 5.46 रुपए का चढ़ावा। ये आंकड़े अपने आप में ही पूरी सच्चाई बताते हैं। ट्रस्ट में जो चढ़ावा आया, मंदिर में जो श्रद्धालु ने चढ़ावा समर्पित किया, उस चढ़ावे की चोरी आज देश और दुनिया देख चुकी। उनको बचाने के लिए जो संरक्षक थे, जो जिम्मेवार थे, जब जिम्मेवारी ट्रस्ट की नरेंद्र मोदी जी की, शिलान्यास की नरेंद्र मोदी जी की, उद्घाटन की नरेंद्र मोदी जी की, संचालन के तमाम व्यवस्थाओं की नरेंद्र मोदी जी की और आरएसएस की, तो ये जिम्मेवारी किसकी? जो छोटे कर्मचारियों तक ये जिम्मेवार बताकर किसको बचाना चाहते? जिस एसआईटी के गठन की बात कर रहे हैं, वो एसआईटी का गठन वीवी पंत जो मुखिया है वो कौन है? पूरे देश और दुनिया ने देखा, कुंभ में जिस दिन भगदड़ हुई उस दिन वीवी पंत साहब ने माइक के माध्यम से उस भगदड़ के अंदर अपनी क्या भूमिका निभाई, तो आप लोग सब जानते हो और आपके मार्फत से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। उन्होंने माइक पर क्या व्यवस्था बनाने के संदर्भ में योगदान किया। उनके स्वयं पर जो धाराएं आज लगी हुई है 420 और 465, वो अपने आप में, और जो उनका खुद का प्रशासनिक सफर है वो अपने आप में संदिग्ध है। सिर्फ यहां तक ये कहानी नहीं रुकी। ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी, वो 2 करोड़ की जमीन चंद घंटों में 80 करोड़ से ज्यादा ट्रस्ट के, वो जमीन कहाँ है? क्या जो वो जमीन
राम मंदिर के समीप है? नहीं। 8 किलोमीटर दूर। क्या वो जमीन की ये मूल्य है? उस जमीन के बिल्कुल सटी हुई जमीन 4 लाख रुपए बिस्वा से मिल रही है और वही जमीन 46 लाख रुपए बिस्वा से खरीदी गई है इस चढ़ावे के पैसों से। इस जमीन का उपयोग किस कार्य के लिए लिया जा रहा? ट्रस्ट ने खुद ने बताया कि जमीन का उपयोग चारा लगाने के लिए, चरी के लिए। क्या ट्रस्ट कोई गौशाला चला रहा है? नहीं। ट्रस्ट किसी भी प्रकार का गौशाला का संचालन नहीं करता है। तो ये जो चारा है, जिस मकसद से वो जमीन खरीदी गई है, स्वयं ट्रस्ट ने बताया है, तो जमीन का उपयोग जो 10 गुना ज्यादा बाजारी कीमत देकर आपने चढ़ावे के पैसों को लूटा, वो किस मकसद से है? क्या ये सवाल नहीं बनता? ये तमाम सवाल इस मंदिर के संदर्भ में सबके अधिकारों को लौंदा गया, सिर्फ श्रद्धालुओं के अधिकारों को नहीं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत लालदास जी के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पर मैं देश को वापस याद दिलाना चाहता हूं। मुख्य पुजारी जो सार्वजनिक तौर के ऊपर ये लगातार कहते थे कि ये मंदिर का आंदोलन धार्मिक है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक तौर के ऊपर इस मंदिर के आंदोलन का उपयोग नहीं किया जाए। अस्सी के दशक में उन महंत लालदास जी को इन लोगों ने हटाया क्यों? मैं वो प्रकरण वापस आपके माध्यम से देश को याद दिलाना चाहता हूं। उन पर आरोप क्या लगाया है? निराधार आरोप लगाया गया कि 10 रुपए जो वहां चढ़ावा में चढ़ाया गया, वो दान पेटी की जगह उनकी जेब में उन्होंने रखा। निराधार आरोप लगाकर उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी लालदास जी को भी वहां से हटाया। ये लंबा इतिहास आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, हर दृष्टि से आप अच्छी तरह से जानते हो। सैकड़ों मंदिर अयोध्या में जो हजारों और सैकड़ों साल पुराने थे, उनको ध्वस्त किया गया, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ अयोध्या तक नहीं, इंदौर की पावन पवित्र भूमि से निकले हुए बनारस के घाट पर होलकर परिवार द्वारा स्थापित मंदिर और मूर्तियों को उस घाट पर हटाना, और किस मकसद से हटाना, वो इंदौर के प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह से जानता है। ये लूट सिर्फ अयोध्या तक इन लोगों ने नहीं रखी, ये लूट जहां भी इनको अवसर मिला वहां इस लूट को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में आपके बिल्कुल समीप उज्जैन में जो आने वाले कुंभ की तैयारियों के संदर्भ में सरकारी निर्णय और सरकारी व्यय और श्रद्धालु की आस्था और उसके पीछे आर्थिक जो आधार है, उसमें
कैसे सरकार में रहकर पद का दुरुपयोग कर और लूटना। तो जेल में जमीन के संदर्भ में जमीन खरीदना हर किसी को अधिकार है, देश में हर नागरिक को खरीदना। पर जो जमीन सरकारी प्रयोजन में जिस जमीन के उस फैसले के माध्यम से जमीन की कीमत बढ़ गई और वो मुख्यमंत्री स्वयं को पता कि ये सरकारी फैसला होने वाला है, उससे पहले वो जमीन का क्रय करना और वो जमीन आर्थिक तौर के ऊपर कीमत बढ़ाकर और मुनाफा कमाना क्या संवैधानिक है? क्या नैतिकता इसकी इजाजत देती है? नहीं। उज्जैन की बहुमूल्य जमीनों को, भवनों को चंद रुपए में अपने चहेते को देना क्या सही है? गलत है, गलत है। इन विषय के संदर्भ में ये लूट उज्जैन से अयोध्या तक नहीं, जहां भी इन लोगों के अवसर मिला, अब अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे। अब ये कह रहे हैं कि जमीन के संदर्भ में जो आरोप लगे हैं, कभी भी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक मुख्यमंत्री के पद पर विराजते हुए क्या उनका दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता है कि जो आरोप उन पर लगे हैं उन आरोपों का जवाब दे? कोई पूछ नहीं रहा है, उनके तरफ जवाब भी नहीं आ रहा है। ये पूरी सच्चाई समाज को क्या बतला रही है? ये गंभीर सवाल सबके सामने। सही और गलत की खोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो भी सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देश जानना चाहता है कि जब तमाम ट्रस्ट का गठन, शिलान्यास से उद्घाटन, हर चीज के श्रेय लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है। आरटीआई से हटाकर जो उन्हें पता था कि इस तरह के कृत्य आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग करेंगे, तो इनकी जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश जान चुका है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ये इस्तीफे क्यों दिए गए और इस्तीफे स्वीकार क्यों दिए करे गए, ये देश जानना चाहता है। क्या जांच स्वयं द्वारा, जो खुद दोषी है, खुद जिम्मेवार है, सरकार है, उन द्वारा जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए? देश की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। क्या ये देश अधिकार नहीं रखता है कि उनकी भावनाओं को रौंदा गया है, उनके अधिकारों को रौंदा गया है, उनके चढ़ावे को लूटा गया है, और जो रौंदने वाले, लूटने वाले हैं, उनको कानून के कटघरे के अंदर निष्पक्ष तौर पर जांच होकर और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर 14 तारीख से जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी बता दीजिए। मैं आज सिर्फ जैसे संदर्भ में यहाँ आया हूँ, मुझे पार्टी ने भेजा है, मेरा निवेदन है, मैं उस विषय पर बोलूँ। आपका अधिकार है, आप सवाल कर सकते हो। जब आप सवाल करोगे तो आपके तमाम सवाल का उत्तर मैं दूंगा, पर जिस विषय के लिए मैं आया हूँ, मुझे पार्टी ने भेजा है, पहले वो जिम्मेवारी तो मैं पूरी करूँ, अगर आपकी इजाजत हुई तो। बिल्कुल, थोड़ा शॉर्ट में कर लें। तो ये कहानी चंद शब्दों की नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है, इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं लोकतंत्र, चाहे हम स्वयं राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता
और देश के आम नागरिक आज इंतजार कर रहा है कि सब अपनी भूमिका विपक्ष के कार्यकर्ता के नाते को पता करो और आपके निर्देशानुसार जो आंकड़े और तत्व थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे, देश के सामने रखे। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल जरूर देश के नागरिकों को न्याय मिलेगा। उनकी भावनाओं को कुचलने वाले, उनके अधिकारों को कुचलने वाले, उनके चढ़ावा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।